नमस्कार। सरकारी पॉलिटेक्निक भूज गुजरात, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के 5वें सेमेस्टर में हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीख रहे हैं। वैसे हम अलग अलग सब्जेक्ट सीखते हैं। एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग भी आता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे देते हैं, क्यों देते हैं, इसमें क्या शर्तें होती हैं, वो भी पढ़ते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमें मैकेनिकल स्किल आ जाती है, लेकिन ज़िंदगी में बिजनेस क्या है वो पता नहीं होने के कारण हम हमारे गांव को छोड़ के कहीं शहर, बड़े शहरों में जाके हमें नौकरी करनी पड़ती है और हमारा कुटुंब भी छिन्न भिन्न हो जाता है, हमारी ज़िंदगी भी झंड बन जाती है। क्या करें, कुछ पता नहीं रहता है। पैसे के चक्कर में हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद पैसा तो मिलता है लेकिन ज़िंदगी चली जाती है। इसलिए मैं जब यह सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ आपको बताता हूँ कि ज़िंदगी में पैसा ज़रूरी है लेकिन ज़िंदगी में खुशी भी ज़रूरी है। खुशी परिवार में रहने से मिलती है। तो बिजनेस करने के लिए एक अंदर साहस होना चाहिए। वैसे हम अपने छोटे छोटे गांव में रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, हमारे माता पिता काफ़ी मेहनत करते हैं। कुछ लोगों के पास सरकारी नौकरियां हैं, शिक्षक है, मंत्री है, तलाटी मंत्री है, ऐसा कुछ। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिसके अपने पिताजी की किसानी है, खेतीबाड़ी करते हैं, या उसको कोई ना कोई छोटा मोटा रोजगार है, कोई रेकड़ी चलाता है, कोई पाँव बेचता है। लेकिन वो सब करके आपको इंजीनियर इसलिए बना रहे हैं कि ताकि आप भी बड़े होके कुछ अपनी ज़िंदगी में पैसे कमाओ और खुश रहो। हर एक माँ बाप अपने बच्चे को प्यार करते हैं, लेकिन बस बाद में होता क्या है, मैंने अक्सर देखा है कि वो जैसे किसान होता है ना गांव में, वो पूरी मेहनत करके अपने खेतों को प्यार करके सब पाक लेता है, और जब भी ये तैयार हो जाता है बाद में उसको काटना होता है। और तो कटाई करने के बाद वो व्यापारी ले जाते हैं, उसके पास तो कुछ थोड़े पैसे बचते हैं। मतलब हम जिससे प्यार करते हैं उसको कटाई करके कुछ और ही लोग ले जाते हैं, उसके पास नहीं रहता है। ठीक इसी तरह से माँ बाप भी अपने बच्चे को ऐसे 10 साल, 15 साल, 20 साल बड़ा करते हैं, बाद में उसकी कटाई करके बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां ले जाती हैं। कोई अमेरिका चला जाता है, कोई अहमदाबाद चला जाता है, कोई जालंधर चला जाता है, कोई क्या क्या, कोई भी सिटी का नाम लो, अपना छोटा गांव जो 1500, 2000, 3000 की बस्ती होती है वहां से ला के पैसा कमाने के लिए जाता है। अपने पास यहाँ 2-3 बीघा की जमीन होती है, कुछ होता है, लेकिन माँ बाप यहाँ बैठते हैं, उसकी उम्र हो चुकी है, वो काम नहीं कर सकते हैं, दूसरे के लोगों को बुला के खेती करवाते हैं, और हम लोग वहाँ थोड़ा मोटा कमाते हैं, उसमें से माँ बाप को भेज भी नहीं सकते। उसके साथ अभी तो क्या वीडियो कॉल का जमाना है, तो बात कर लेते हैं। तो अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाए, एंटरप्रेन्योर बन जाए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीखने के बाद हम हमारे गांव में या कस्बे में या तहसील में भी अगर छोटा मोटा काम अपने हिसाब से करें तो हमें खुशी भी मिल सकती है, हम रोजगार भी दे सकते हैं, और अपनी तरह से जितना पैसे चाहिए वो शहर में जाके मिलते हैं उतने पैसे या थोड़े थोड़ा कम। मुझे मालूम नहीं कैसे कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन मैं इसके लिए आपको केस स्टडी भी दिखाता रहता हूँ। कुछ रिकॉर्ड करके आपको दिखाता हूँ, कुछ रिकॉर्ड नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज मैं अभी आपको एक पहले वो अभी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ रहे थे उस पर जाते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। पहले हमने ये सब देख लिया है, ब्रेक इवन एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है। गांव के लोगों को ये सब मालूम नहीं होता, इसलिए उनके दिमाग में जो मेहनत करने का हौसला होता है उसको लगता है मुझे इतने पैसे मिल जाते हैं, लेकिन बाद में उसके पास उसके खाने पीने के सिवा और मजदूरी करने की ताकत के सिवा कुछ नहीं बचता है, और वो लोग बाद में अपने कर्मों के फल को जिम्मेदारी गिनते हैं। इसलिए हम अगर बिजनेस करना चाहते हैं इंजीनियरिंग के बाद, तो हमें क्या क्या समझना चाहिए फाइनेंस के टर्म में, ताकि हमारा पैसा हमें ही मिले, वो सोचना जरूरी है। तो ये टर्म्स हम सीख चुके हैं। अभी आज मैं आपको एसेट टर्नओवर वो क्या होता है समझाऊंगा। एसेट टर्नओवर क्या है समझ लीजिए। आप बिजनेस शुरू करते हैं तो दो प्रकार के आप पैसे लगाते हैं, खुद के लगाते हैं और कुछ लोन लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि 50 लाख का बिजनेस करना है आपको, प्रोजेक्ट कॉस्ट है, आपको ज़्यादा लगे कि 50 लाख या 50 क्या 5 करोड़ बोलने में क्या जाता है, जब करने लगेंगे तब सोचेंगे। लेकिन एग्जाम्पल के लिए 50 लाख का बिजनेस करना है, हमने हमारे पास 10 लाख है, अपने पूर्व ने दिए हैं, तो 40 लाख का लोन अभी गवर्नमेंट से मिल भी जाता है। गवर्नमेंट थोड़े बहुत इसी स्कीम चलाती है जिसमें आप एकदम ट्रांसपेरेंसी भी है। आपके पास अगर जेन्युइन बिजनेस प्रपोजल है तो पहले जो दिक्कत होती थी वो दिक्कत अभी नहीं है बाबू साहब की।
तो 50 लाख का बिजनेस हमने शुरू किया तो इक्विटी क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो नीचे आएगा, लेकिन हम जो डालते हैं पैसा वो इक्विटी है, जो उधार लेते हैं वो डेब्ट है। तो 50 लाख का बिजनेस है, उसमें से बाद में आप पूरे साल भर समझो मेहनत किया तो समझो कि कुल टर्नओवर, प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूं मैं, टर्नओवर आपका कुल मिला के समझो 1 करोड़ का हो गया। 50 लाख का बिजनेस शुरू किया, 1 करोड़ का कुल टर्नओवर हुआ, तो मतलब अगर टोटल सेल्स वो 1 करोड़ का है, आपकी टोटल एसेट 50 लाख की है, तो आपका एसेट टर्नओवर रेशियो 2 हो गया। मतलब टोटल सेल्स जो उसको उससे डिवाइड करते हैं टोटल एसेट से, तो जो आता है तो 2 मतलब आपका एसेट टर्नओवर रेशियो ऐसा माना जाता है कि 3-4 गुना तो मिनिमम होना चाहिए, तो ये मतलब है, वरना हमको प्रॉफिट क्या मिलेगा। समझो 1 करोड़ का टर्नओवर करेंगे और 10% उसमें से प्रॉफिट निकाल दे तो 10 लाख का प्रॉफिट होगा। तो 10 लाख का प्रॉफिट के सामने मैंने जैसे बताया था कि उसके ऊपर से ही आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट गिना जाता है। जैसे मैंने कल बताया था आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे गिनते हैं, तो प्रॉफिट है उसके सामने इन्वेस्टमेंट कितना है उसके एवरेज निकाल के रिटर्न देखना होता है। वरना हमारा जो 10 लाख रुपया पड़ा था उसको बैंक में रख के जो ब्याज मिलता है उतना भी अगर हमें प्रॉफिट नहीं मिलता तो क्या धंधा करने का मतलब। तो एसेट टर्नओवर यहाँ हो गया, लेकिन एसेट टर्नओवर बढ़ता है उसके साथ हमारा प्रॉफिट भी बढ़े वो भी देखना है। कभी कभी क्या है, प्रॉफिट ज़्यादा लेने जाते हैं तो हमारा कॉम्पिटिटर जीत जाता है क्योंकि हमारी प्राइस ज़्यादा है, तो भी हमारा टर्नओवर कम हो जाता है। और बहुत कम रखते हैं तो भी टर्नओवर बढ़ जाता है, मेहनत बढ़ती है, लेकिन प्रॉफिट इतना बढ़ता नहीं। तो उसको कैसे बैलेंस करना है वो अनुभव से आता है, उसके भी टूल्स है, वो बाद में अभी क्या हम बेसिक डेफिनेशन या उसका कंसेप्ट ही समझ रहे हैं, उसके बाद में जो समझना होगा वो अगली क्लासें होंगी या आपको स्पेशल किसी कोर्स भी ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी इसके बाद है डेब्ट इक्विटी रेशियो। जैसे मैंने बताया था कि हम जो बिजनेस शुरू करते हैं या एंटरप्राइज बनाते हैं उसमें 50 लाख का है समझो पूरा बिजनेस, 10 लाख हमारा है तो इक्विटी 10 लाख है, 40 लाख का लोन है, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 4 हो गया। वैसे छोटा बिजनेस होता है उसमें ये इतना अच्छा नहीं, ऐसा माना जाता है कि जनरली डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 2:1 रखना चाहिए। मतलब कि समझो 50 लाख का बिजनेस है तो 17 लाख हमारे होने चाहिए और 34 लाख का लोन है, तो इट्स गुड थिंग, वो वैलिड है। लेकिन इससे ज़्यादा हो गया तो आप मतलब कभी भी ब्याज के चक्कर में से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि जो डेब्ट है मतलब हमने जो ऋण लिया है उसका ब्याज देना ही पड़ता है, तो ब्याज देने में ही अपना पूरा मेहनत चला जाता है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आपको कम रखना चाहिए। वैसे मैं ये सब बताऊं कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो लोग 100% अपना ही इक्विटी रखते हैं, कहीं से वो ऋण लेते नहीं और अपना बिजनेस चलाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, वो लोग उसका लेवरेज एडवांटेज लेना होता है कि पूरा पैसा निकाल के हम रिस्क लेते हैं, उसके बजाय ऋण भी ले लेते हैं, अगर कुछ नुकसान भी हुआ तो बाद में एनपीए बढ़ जाएंगी, तो वो बड़ा बड़ा चक्कर होता है। लेकिन वो लोग अपना कुछ एवरेज करने के लिए कुछ लोन लेके रखते हैं कि समझो उसको 12% ही उसको ब्याज देना पड़ता है और अपना जो है रिटर्न मिलता है उसके ऊपर वो उसके बैलेंस कर देते हैं वो। तो उसका एडवांटेज लेने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां भी कुछ ना कुछ ऋण लेते रहती हैं। एक दूसरी बात ये भी है कि जो पैसे वाले लोग हैं अपना पूरा पैसा मार्केट में इसीलिए नहीं लगाते हैं कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो उसके पास समझो कि 2 करोड़ रुपये पड़े हैं तो 1 करोड़ एक बिजनेस में डालेंगे, दूसरे में 1 करोड़ डालेंगे, 2 बिजनेस चलाएंगे, दोनों में 2-2 करोड़ का लोन ले लेंगे। तो 2 बिजनेस समझो, एक बिजनेस में घाटा भी हो गया कोई ना कोई वजह से, सीजन की वजह से या कोई मार्केट के ट्रेंड की वजह से, तो दूसरा बिजनेस उसको सपोर्ट करेगा, वरना अपनी पूरी प्रॉपर्टी चली जाती है। तो डाइवर्सिफाई होने के लिए भी बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपना पूरा इक्विटी लगाती नहीं है, वो भी ऋण लेती है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं उसमें 2:1 है, लेकिन जब भी बड़ी चीज़ होती है जैसे कि मैं बता दूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आते हैं तो, या बैंकिंग का बिजनेस ही समझ लीजिए आप, बैंकिंग भी एक बड़ा बिजनेस है ब्याज देने का और लेने का, तो उसमें 4:1 5:1 ऐसा चलता है। समझो आप अपनी बैंक खड़ी करना चाहते हैं, आपके पास 50 लाख का रुपया है तो आप छोटी छोटी सी मंडली शुरू करते हैं तो 2.5 करोड़ तक आप ऋण लेके आप अपना बिजनेस चलाओगे तो प्रॉब्लम नहीं है, उसमें से आप निकल सकते हो। उसका भी कुछ उसने एनालिसिस करके रखा होता है। इसके बाद ये
बुलेट ट्रेन जैसी चीज होती है, उसमें तो 10 जम 1 का होता है कि अपने देश का 100 करोड़ है और जापान की गवर्नमेंट का 900 करोड़ आता है, तो इस हिसाब से भी डेप्ट इक्विटी रेशियो बनता रहता है। तो ये डेप्ट इक्विटी रेशियो किसके लिए जरूरी है? वो ओनर के लिए जरूरी है। तो मेरी मेहनत के बाद जो मुझे पैसे मिलते हैं वो मुझे ऐसे मिलने चाहिए कि ब्याज में कम जाए और मुझे प्रॉफिट होता रहे। लेकिन इसके बाद वाला जो 18 नंबर का है, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, ये 18 नंबर है ना, वो रेशियो बैंक वाले के लिए है। अगर समझो आप बैंक के मैनेजर हैं या बैंक का बिजनेस करते हैं, आपके पास कोई लोन लेने आता है तो आप उसको बोलते हैं भाई मुझे प्रोजेक्ट दिखाओ क्या है तो आपको लोन दूं, तो आप उसको जो देते हैं उसके बाद वो आपको लोन देते हैं कि आपने सोचा कि मेरे पास 10 लाख है, 40 लाख का लोन दीजिए, आपका सब पेपर्स देके दे दिया। लेकिन 1 साल के बाद वो ये चीज देखते हैं, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो। उसमें वो लोग क्या देखते हैं कि आपका जितना प्रॉफिट हुआ है, आपने जो इंटरेस्ट दिया, डिप्रिसिएशन, सब कुछ जितना भी है वो मिला के देखते हैं, और आपकी जो आमदनी है उसमें से आपने इंस्टॉलमेंट में और इंटरेस्ट में कितना पैसा बैंक में वापस जमा किया, उनका वो रेशियो देखते हैं। समझो आपका पूरा साल का प्रॉफिट 10 लाख का हो गया, तो वो 10 लाख के हिसाब से सब देखेंगे, लेकिन आपने इंटरेस्ट कितना भरा है और लोन का इंस्टॉलमेंट कितना भरा है, उसके हिसाब में आपका प्रॉफिट कितना है वो देखेंगे। अगर आपका पूरा का पूरा जो इनकम है उसका ज़्यादातर पोर्शन इंटरेस्ट पेमेंट में ही जा रहा है, तो उसको टेंशन रहेगा कि ये बिजनेस कभी भी बंद हो जाएगा और मेरे पैसे डूब जाएंगे, बैंक वाले ऐसे सोचते हैं, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाती है। तो डिफॉल्टर मतलब नादार बोलते हैं ना कि मेरे पास कुछ नहीं है, अभी 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 बिजनेसमैन बोल रहा था कि मेरे पास तो मेरी कार है और व्यक्ति का मैंने भी बेच दिया है, तो इस तरह से वो नादार बन जाता है, कुछ नहीं है मेरे पास। वो भी इसका भी प्रोविजन अभी गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि छटकने के बड़े बड़े लोगों के पास अपने दिमाग होते हैं। लेकिन जो हम लोग जेन्युइन, हमें क्या है कि कभी कभी न्यूज़ की जो रिपोर्ट है वो भी समझ में नहीं आती कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन वो इसी तरह से कहीं ना कहीं लूप होल होते हैं, उसका वो फायदा लेते हैं। तो डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो ये होता है। उसके बाद जो चीज़ आती है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट वाली है, लेकिन वो नहीं देखनी है, अभी बाद में देखेंगे। हम ये देखते हैं इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट ये एक प्रकार का सर्विस चार्ज है, वो फिक्स सर्विस चार्ज है। जब भी आप किसी के पास से ऋण लेते हो तो उसका वो चार्ज लेता है कि मैं आपको समझो कि 100 रुपया देता हूं, आपको हर महीने मुझे 2 रुपया दे देना पड़ेगा। आप 100 रुपया जब भी चाहे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे हर महीने 2 रुपया देना पड़ेगा। तो इससे जो छोटे छोटे गांव होते हैं उसमें बड़े बड़े लोग होते थे जिसके पास पैसे होते थे, वो ऐसे बोलते थे कि बेटी की शादी है, 5,000 रुपये चाहिए, पुराने पिक्चरों में आता था, तो 5,000 ले जाता था और बाद में अपने आप को देता रहता है। लेकिन जो अच्छा होता है वो सही महीनों में कम ब्याज लेता है, किसी को परेशान भी नहीं करता है, कभी कभी तो वो ब्याज पे नहीं देता, दान में भी देता था। अपनी संस्कृति भी ऐसी, वो तो पिक्चरों में दिखाया गया इसलिए हमें लगा कि ऐसा सब कुछ होता है। ऐसा कुछ लोग होते हैं, 1000 में से एक तो होता है ऐसा आइटम, लेकिन हम एक आइटम को ही देखते रहते हैं, पूरे 1000 के बारे में सोचते रहते, ऐसे ऐसा नहीं। तो इंटरेस्ट क्या है? ये फिक्स सर्विस चार्ज है। तो आप गारंटी देते हो इसको, क्या 2 रुपये देंगे, नहीं देंगे तो चले जाओगे तो क्या होगा, तो वो अपनी साख के ऊपर हुआ था। लेकिन अभी आजकल क्या है, आपको उसके लिए आपके जमीन के पेपर देने पड़ते हैं, मकान के पेपर देने पड़ते हैं, अपना सोना है वो गिरवी रखना पड़ता है, वो उसके पास पड़ा रहता है। अगर आप ब्याज देते हो, बुड़ी देते हो, जब उसको वापस मिल जाता है उसके बाद वो आपको वापस कर देता है। तो इंटरेस्ट वो क्या है? सर्विस चार्ज। तो अभी बिजनेस में अलग अलग प्रकार की लोन है, तो उसमें कौन सा बिजनेस कर रहे हो, स्टार्टअप है या नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम है, वो आपको अलग सर पढ़ा रहे हैं, तो उसमें वो आपने बताया। तो इंटरेस्ट किसके ऊपर आता है? वो डेप्ट के ऊपर आता है। और उसके बाद है डिविडेंड। डिविडेंड किससे देना होता है? तो जो इक्विटी है, जिसने पैसा रोका है उसको भी कुछ मिलना चाहिए। तो समझो हमने 50 लाख का बिजनेस किया है, उसमें 10 लाख मेरे हैं, 40 लाख ऋण पे लिया है। अभी समझो मुझे 50 लाख के बिजनेस में 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो 10 लाख का मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा? तो 10 लाख मुझे बिजनेस में ही लगाने होते हैं, कहीं ना कहीं इसे मैं एक्सपांड करता रहता हूं, कोई बिजनेस से लगा 50 लाख का फिक्स नहीं रखना है। लेकिन मेरे जीवन जीने के लिए मुझे 10 लाख जो मैंने रोके थे उसका मुझे बैंक में रखता तो इंटरेस्ट आता है, लेकिन यहाँ मुझे वो जो मिलता है उसका रिवार्ड मिलता है।
उसका एप्रिसिएशन तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसका रिवार्ड ही बोल सकते हैं। तो जो उसका वो जो बढ़तर मिलता है ऑनर को, उसको डिविडेंड कहा जाता है। मतलब वो कुछ भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि डिविडेंड मुझे नहीं लेना है, ऑनर ऐसा भी बोल सकता है मुझे डिविडेंड मत दीजिए, वो बिजनेस में ही रखो। तो मतलब डिविडेंड 0% भी होता है, वो वेरिएबल है। इंटरेस्ट समझिए फिक्स होता है, वो देना ही पड़ता है। आपको प्रॉफिट होता है या नहीं होता है वो मायने नहीं रखता। प्रॉफिट होता है आप दे दीजिए, प्रॉफिट नहीं होता है तो आपको देना ही है। इंटरेस्ट यू हैव टू पे। आप बेच दीजिए या आपकी वो हराजी कर देंगे, लेकिन आपका पैसा नहीं है, वो बैंक का पैसा है, उसके पास से आपने गारंटी लेके साइन करके दिया है, तो यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। लेकिन डिविडेंड में क्या है, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ डिविडेंड नहीं मिलेगा, कभी घाटा भी हो गया डिविडेंड नहीं मिलेगा, और कभी प्रॉफिट भी हुआ फिर भी आप डिविडेंड नहीं लेके, मुझे नहीं चाहिए। कभी कभी आप सोचते हैं बड़ी बड़ी कंपनी में जो होता है वो बोलते हैं मैं 1 रुपया पगार लेता हूँ, 10 रुपया पगार लेता हूँ, कितने सालों से मैंने पगार बढ़ाया नहीं है। तो उसका मतलब क्या, उसको जरूरत नहीं है, जितना पैसा आ रहा है वो उसमें डाल रहा है, अपनी प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है 1 रुपया पगार लेने से। लेकिन डिविडेंड है वो 0 से लेके 800% तक जा सकता है। कभी कभी डिविडेंड जितनी प्रॉफिट है उससे ज्यादा भी लेने वाले लोग पड़े हैं, मतलब प्रॉफिट से ज्यादा नहीं, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा। समझो आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और दूसरे ही साल में आपने इतना अच्छा बिजनेस कर दिया कि आपने 80 लाख का डिविडेंड लिया। ऐसा भी सिनेरियो बन सकता है, हाइपोथेटिकली बन सकता है। और कभी कभी अच्छे स्टार्टअप होते हैं उसमें भी ऐसा 2-3 सालों में हुआ भी है कहीं कहीं। तो डिविडेंड है वो वेरिएबल है, वो 8 टाइम्स तक गया हुआ है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, बहुत ही बड़ी कंपनी मानी जाती है, तो उसने एक जमाने में 10 रुपये का शेयर होता था, उसको 8 रुपया 50 पैसा तक का डिविडेंड दिया है। इसका मतलब है कि आपने जितना पैसा रोका उतना ही पैसा आपको वापस दे रहा ऑलमोस्ट, तो डिविडेंड उतना भी हो सकता है। उसके बाद ये टर्मिनोलॉजी ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। शेयर क्या होता है वो आपको अभी पहले पढ़ाया गया है। लेकिन कोई भी बिजनेस होता है उसमें आप ऋण लेते हैं, डेप्ट, उसी तरह से आप किसी को पार्टनर भी बनाते हैं, वो इक्विटी है। तो इक्विटी शेयर्स हैं, मतलब आप उसको बराबर का हिस्सा देते हैं। आपको 50 लाख का बिजनेस करना है, 10 लाख आप निकालते हो, 30 लाख का लोन लेते हो, 10 लाख तीसरे किसी को पार्टनर को बोलते हो कल मेरे साथ पार्टनरशिप करेगा, जितना प्रॉफिट होगा तेरे को मिल जाएगा इसके हिसाब से। तो वो शेयर निकालते हैं 10 रुपये का, 100 रुपये का, और जितने भी होते हैं, कोई 50 शेयर लेता है तो 100 शेयर लेता है, और उसके बाद वो जितना शेयर है उसका उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट के बाद उसको डिविडेंड देते हैं। तो एक शेयर के ऊपर जितना अर्निंग होता है उसको अर्निंग पर शेयर बोलते हैं। मतलब पूरे साल के बाद जितना नेट प्रॉफिट अवेलेबल है शेयर के लिए, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए, तो जो मिलता है वो ईपीएस माना जाता है। तो अर्निंग पर शेयर ये है। तो यहां तक हमारा ये बेसिक कंसेप्ट अभी हो गया है। इसके बाद अभी जो नेक्स्ट टर्म है, बैलेंस शीट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। इसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा आपको, क्योंकि ये चारों स्टेटमेंट के मुझे अलग अलग एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे, और ये एग्जाम्पल को देख के आपको थोड़ा थोड़ा वो ध्यान में आएगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, कोई भी बिजनेस हम जब करते हैं, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अगर कंसेप्ट आपको समझ में है तो बिजनेस में वही चलता है। मैंने काफ़ी बार आपको समझाया कि जब भी आप कहीं भी पानी होता है भगवान देता है, सरकार नहीं देती। पानी भगवान देता है, वो कहीं तालाब में आता है, डैम में आता है, वो सभी जगह अपने आप कुदरत पहुंचा देती है। लेकिन उसके बाद जो मेरे घर तक आता है ना, उसके लिए हमें मैकेनिज्म बनाना पड़ता है। वो प्राणी नहीं बना सकते। शेर कभी नहीं कह सकता कि मेरी गुफा तक पानी आ जाए, चिड़िया कभी नहीं सोचती मेरे घोंसले तक पानी आ जाए, उसको वहां जहां पानी है वहां जहां जाके पीना पड़ता है। लेकिन हमें क्या, हम इंजीनियर हैं, हम घर बांधते हैं, लेकिन वहां जहां वहां पानी पहुंचाने तो हम क्या मैकेनिज्म करते हैं, ये एक के बाद एक हम पानी का ट्रांसफर का मैकेनिज्म और पानी का स्टोरेज का मैकेनिज्म, ये दो चीज बनाते हैं। छोटी टंकी, बड़ी टंकी, उससे बड़ी टंकी, वहां से नहर बनाते हैं, या उसके लिए हम पंप बनाते हैं, उसके लिए पाइप डालते हैं, अंडरग्राउंड डालते हैं, यूम पाइप डालते हैं, पीवीसी पाइप डालते हैं, सब डालते हैं, उसके बीच में वाल रखते हैं, उसका डाइवर्जन करते हैं, इसकी चैनल निकालते हैं, उसमें से कितना लॉस होगा, कितना फ्रिक्शन लॉस होगा, कितना फ्लो लॉस होगा, सब कैलकुलेट करते हैं। पंप छोटी पाइप में छोटा पंप लगाते हैं, बड़ी पाइप में बड़ा पंप लगाते हैं। तो इस हिसाब से मेरे फ्लैट में, सिटी में, जब मैं 12वीं मंजिली पे रहता हूँ, तो वहां तक भी मेरे बाथरूम में पानी आ जाता है, मेरे किचन में पानी आ जाता है।
तो ये पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या अपने प्लम्बिंग का कमाल है। ये सिर्फ प्लम्बिंग से नहीं आता है, उसका पूरा मैकेनिज्म, उसका लिए आपको वाल चाहिए, उसके लिए स्टोरेज टैंक चाहिए, उसके लिए पंप चाहिए। तो ठीक इसी तरह से जो पैसा होता है वो भी पेड़ों पे नहीं उगता है, वो जो भी है वो ह्यूमन बीइंग अपनी जो मेहनत करता है उसके हिसाब से पैसा बनता है। तो पैसे दो चीज, एक नेचुरल रिसोर्स से आता है, लेकिन नेचुरल रिसोर्स अपने आप पैसे नहीं उगाते, उसको आपको कुछ ऐसे मैनेज करना होता है ताकि हर एक ह्यूमन बीइंग तक पहुंचे, और पहुंचने के बाद आपको इस तरह से हर एक अंतिम व्यक्ति तक पैसा पहुंचना चाहिए। पैसा एक माध्यम है खुशी पाने का, लेकिन अगर खुशी के बदले हमें पैसा मिल रहा है तो कुछ हम गलतियां कर रहे हैं। तो दूसरे की जेब में से मेरे जेब तक पैसा कैसे आ जाए, उसके लिए आपको करना होगा। तो एक मैकेनिज्म होती है, लीगल मैकेनिज्म होती है। जैसे आप पानी पहुंचाते हैं बड़े डैम में से, आपके शहर में म्यूनिसिपालिटी की मेन टैंक में आता है और वहां से आपके घर तक आता है, उसके लिए आप पेमेंट भी करते हैं, टैक्स, वाटर टैक्स भी भरते हैं। लेकिन कुछ, ये ऑफिशियल चैनल है, लेकिन कुछ निकम्मे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लोग उसमें कहीं ना कहीं होल निकालते हैं और इसमें से अनऑफिशियल टैपिंग करके अपना पानी निकाल लेते हैं, और उसके लिए ही पुलिस को घूमना पड़ता है कि ये अनऑफिशियली पानी निकाल रहा है, वेस्ट कर रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन के जो नियम से चल रहा है उसके हिसाब से जिएंगे और उसके हिसाब से पेमेंट कर देंगे, और दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इलीगली ऐसे कुछ माइनिंग करते रहते हैं, कहीं ना कहीं से माइनिंग, मतलब कुछ भी चीज़ ऑफिशियल चैनल में से अपने हक नहीं है फिर भी निकालेंगे और दादागिरी भी करेंगे। आप जाओगे तो अपने वो मारेंगे, मेरे इलाके में से जा रहा है, ये है वो है, सब कुछ चलता है। तो जो ये पानी में चल रहा है ठीक इसी तरह से इसमें भी चलता है। जो पैसा है मेरी मेहनत का है, सरकार के पास से मुझे पास आना चाहिए, मेरे कस्टमर के पास से मेरे पास आना चाहिए, वो लीगल है, उसके लिए मैं टैक्स भी देता हूँ, मेरी मेहनत के बदले देता हूँ। लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ लोग ऐसे डालते हैं और अपना बना लेते हैं। इसलिए कि पुराने जमाने में उसको मतलब चोर बोलते थे, उचक्के बोलते थे, गुंडे बोलते थे, जेब कतरे बोलते थे, लेकिन आजकल की भाषा में वो लोग कुछ स्टाइलिस्ट हो चुके हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, वो लोग कायदे ही बना देते हैं कभी कभी। तो अभी हमें आत्मनिर्भर बनना है। अभी हम काफी बार सुनते हैं आत्मनिर्भर भारत, लोकल के लिए वोकल बनो, अपने देश में जो बन रहा है अपने देश में रहना चाहिए, या अपने गांव में है वो अपने गांव में रहना चाहिए, या ऐसा समझिए कि मैं जब घर में बना रहा हूँ तो वही सबसे अच्छा होता है। आप भी कहीं जाते हो होटल में खाना, तो आपको होटल में खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन किसी के घर का टिफिन आता है, किसी टिफिन सर्विस कोई घर में चलाता है, कोई माता जी होते हैं चलाती हैं, क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो 4 लोगों का टिफिन बनाती है, एकदम प्यार से बनाती है, सबको खिलाती है। आप अगर जेन्यून उसको पैसे देते हो तो भी एकदम अच्छा खाना मिलता है। लेकिन जब भी उसको लगता है मुझे कस्टमर बढ़ाने हैं और इसकी क्वालिटी थोड़ी बिगाड़ दो, दाल में ज़्यादा पानी डाल दो, तो उसका कस्टमर शायद मिल भी जाएंगे, लेकिन उसकी एक जो वैल्यू होती है चली जाती है और बाद में धीरे धीरे उसका बिजनेस बंद भी हो सकता है। ठीक इसी तरह से हमें सोचना है कि जहाँ लोकल पर वोकल बनना है तो वहाँ लोकल में कुछ सब कुछ अच्छा ही होता है, लेकिन इसको जब बड़ी कंपनियां उसको लार्ज स्केल पे ले जाना चाहती हैं, बड़े शहरों में उसको शिफ्ट करती हैं, बाद में हम जो घर में बैठ के आराम से 100 रुपया कमाते थे 1 घंटे में या 1 दिन में जो भी है, वहाँ जाके अगर उससे भी 3 गुना कमाएंगे, हमारे पास वक्त नहीं रहता है और जीवन जिंदगी में सुकून नहीं रहता है। मैं भी आपको एक छोटा सा एक वीडियो शेयर करता हूँ, ये मैं इसको केस स्टडी दिखाता हूँ, उसमें से एक केस स्टडी है, वो आप जरा देखिए और बाद में हम उसके बाद में डिस्कस करेंगे। उसको कोई आवाज़ नहीं है, वीडियो में कोई आवाज़ नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा वीडियो है। मैं ऐसे देखता रहता हूँ कहीं ना कहीं वीडियो मुझे मिल जाए कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, तो ये चलो दिखाता हूँ, मैं देखते हैं, ताकि ये समझ में आए कि ये टर्म हम जो समझ रहे थे, ये कुछ भी टर्म, प्रोजेक्ट कॉस्ट, मीन्स ऑफ रिसोर्स ऑफ फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, ये सब कुछ हमारे पास है। हमें कुछ ऐसी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें प्रॉफिट सही तरीके से मिले, इसके लिए ये अगर समझे हुए हैं तो हमें गांव में भी अपना छोटा सा बिजनेस मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके चलाना है, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट डालना है, तो हम पूरे गांव को भी खुश रख सकते हैं और हम खुद आत्मनिर्भर बन के शांति से रह सकते हैं। चलो वीडियो देखते हैं। वीडियो में कोई आवाज़ नहीं है। ये मिस्टर अजीत सिंह करके एक कोई जलंधर में, उसको मैंने फेसबुक की पोस्ट में से देखा और मुझे अच्छा लगा। वो आत्मनिर्भर भारत के बारे में सोचते हैं, तो उसने अपने कोई गांव में उदयन मसाला करके चालू किया है और अपने गांव की जो बहनें हैं उनके पास वो सब छोटा मोटा ये एक यूनिट चालू किया है। अपने पास सब जो गांव में रहते हैं सबके पास ऐसा है ही।
आप देख रहे हैं कि हल्दी है, मिर्ची है, धनिया है, अदरक है, जो कुछ भी है छोटा छोटा, इसने अपना खुद का, वो भी गांव में रहता है। अगर सिटी का एंजॉय करना है तो कभी महीने में एक बार चला भी जाते होंगे, मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे जो अच्छा लगा वो लगा कि ये जो काम कर रहे हैं, ये पूरे दिन अगर जितना मेहनत करेंगे उतनी मेहनत का मैं मानता हूँ कि 15 मिनट से आधे घंटे में सब काम एक मशीन कर देगा। लेकिन ये चूल्हा ठंडा हो जाता है बाद में। अगर मशीन डाल देंगे ये सब लोगों की रोजी चली जाती है। अब देखिए, एक छोटा सा शेड है, आपके सबके घर में होगा ऐसा, कहीं ना कहीं ऐसा होगा। सबको इकट्ठा किया, सबको बोला कि चलो मसाला बनाते हैं, तो पैकिंग मशीन नहीं है उसके पास, वो अपने आप अपने हाथों से सब बनाएंगे। देखिए वो कोई एक रिपेयर कर रहा है, सबको रोजी मिल रही है। ये उदयन मसाला है, ये आत्मनिर्भर है। कोई बड़ी कंपनी में जॉब ढूंढने नहीं गए कि मुझे एक चलो मेंटेनेंस इंजीनियर बना दो, मैं रिपेयर कर दूंगा। अपने गांव में सब मेहनती हैं। मैंने ये मसाला यूज़ नहीं किया क्योंकि ये बेसिकली पंजाब के जलंधर से है। लेकिन ये जब बिजनेस करने लगे हैं तो उसको भी कुछ ना कुछ तकलीफ तो होती ही होंगी। तो तकलीफ क्या है? कस्टमर की तकलीफ नहीं है। ये सब काम कर रहे हैं, इसमें उसको इनकम कितनी मिलती है वो भी मुझे पता नहीं। लेकिन उनको भी गांव में कोई भी उद्योग चलाना होता है, मुश्किल होता है, आसान नहीं है। आप कभी भी कुछ काम करते हो, गांव में लाइट चली जाती है, लेकिन ये लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। उसके लिए कोई स्ट्राइक नहीं है, उसके लिए यहाँ कोई चौकीदार रखने की जरूरत नहीं है। ये सब आराम से काम करेंगे, पैकिंग। लेकिन चाहिए क्या? आपके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी को आपको क्या करना है, जैसे मैंने वहां बताया था ब्रेक इवन पॉइंट में। ब्रेक इवन पॉइंट में हम एक एग्जम्पशन लेते हैं कि जितना बनाया हो बिक जाना चाहिए। तो बेचने के लिए क्या करोगे? गांव में से सिटी तक ले कैसे जाओगे? तो आप बोलेंगे चलो कोई मुझे ऑनलाइन ऐप बना देता हूँ, जैसे मुझे उस दिन वो बता रहे थे अपने स्टूडेंट कि सर मुझे एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है जिसमें उसमें सब्जी हर घर पे जाके दे रहा है। तो इसमें भी समझो ये कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ भी चाहूँ मेरे गाँव में या अपने कच्छ में मुझे चाहिए, ये जो भाई कर रहे हैं उसका मुझे वीडियो देख के लगा कि मुझे मसाले खाने हैं, तो उसके साथ कांटेक्ट करने के वो जरिया क्या है? समझो कोई ऐप बनाएंगे, मैं उसको ऑर्डर दूंगा, उसको मैं पैसे भी दे दूंगा, लेकिन यहाँ पहुंचाने के लिए उसके पास मैकेनिज्म नहीं है। उसके लिए हम कभी कभी गालियां देते हैं अमेजोन वालों को या मल्टीनेशनल कंपनियों को, ये सब चीज़ों को हमारा बिजनेस ले रहे हैं व्यापारी लोग। लेकिन आप अगर अमेजोन के साथ टाई अप करते हैं, आपका माल अमेजोन में अगर आप लगते हो, अमेजोन वाला कमीशन खाता है, लेकिन आपका माल उसका आदमी आपके घर पे आके ले जाता है और मेरे तक 3 दिन में पहुंचा देगा या 5 दिन में पहुंचा देगा। और आप अगर इसको जाएंगे लोकल कुरियर वालों के पास कि देखिए मेरा ये ऑर्डर है कच्छ में से, मतलब ये जो भाई हैं वो कहेंगे, वहाँ ले जाओगे तो बोले कि एक पैकेट है उनका 300 रुपया लगेगा। क्योंकि मैं कच्छ में रहता हूँ, वहाँ पंजाब से यहाँ पहुँचाने में उसका एक सिंपल पार्सल है, कुरियर वाला 300 में लाएगा, और मसाला यहाँ मुझे लोकल में 300 में तो कितना सारा मिल जाएगा। मैं होलसेलर नहीं हूँ, मैं तो खाना है मुझे 500 ग्राम। तो दिक्कत क्या है? ये नेटवर्क जो बनाना है हमें एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का, उसके बारे में भी अभी सोचना चाहिए। आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि हमारे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है क्या, ऐसा कुछ हम स्टार्टअप दे सकते हैं क्या कि अगर हमारे एरिया में कोई व्यक्ति लोकल मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये तो छोटी सी चीज़ है, मसाले, और मसाले के ऊपर भी वो समझो मैं मानता हूँ कि 15 कुटुंबों को रोजी रोटी देते होंगे। बहुत प्रशंसनीय काम कर रहे हैं वो। हमारे ऐसे प्रशंसनीय काम करने वाले काफ़ी लोग हैं, लेकिन वो सिस्टम ही ऐसी होती है कि वो एकदम निराश हो जाता है कि भाई किसका कुछ नहीं करना है, इसी झगड़े झमेले में क्या पड़े यार, हम अपने घर में हैं, अपनी नौकरी कर लेंगे, अपने 2 लोग हैं, एक बच्चा है, ठीक है, जी लेंगे। जिंदगी में ऐसे रहते रहते अपने इतने कंगाल हो चुके हैं कि जो ये सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट का नाम क्या है? उद्योग साहसिकता। उद्योग महत्व का नहीं है, उद्योग करने की साहसिकता महत्वपूर्ण है, वो हमारी चली गई है। तो इसीलिए ये हम एसेट टर्नओवर, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये सब पढ़ते हैं, वो लिख के रट के 1 मार्क आ जाएगा, 2 मार्क आ जाएंगे, हमें अच्छा डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम उद्योग साहसी बन गए। ये सब हमें अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि हम जहाँ रह रहे हैं, जो चीज़ किसी भी क्षेत्र में है, वहाँ मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ज्ञान अगर ये है लोकल फॉर वोकल और वोकल फॉर लोकल, मैं तो दोनों चीज़ बोलता हूँ। यहाँ क्या है, मैं समझो यहाँ अरुणाचल प्रदेश के बारे में यहाँ मैं वोकल बनूंगा तो कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए लोकल को ही वोकल बनना पड़ेगा, वोकल को ही लोकल बनना पड़ेगा। मैं अगर बोलने वाला बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं वोकल बन सकता हूँ,
तो मैं यहाँ चिल्ला चिल्ला के क्या करूँगा? हर अरुणाचल प्रदेश में जाओ, ऐसा करने से फायदा नहीं। मतलब लोकल फॉर वोकल भी जरूरी है, और जो वोकल है उस लोकल के लिए भी जरूरी है। हर एक एरिया में एक बोलने वाला ढूंढना है। इसको पहले धारासभा मतलब एमएलए एमपी कहते थे, वो लोग बनते हैं या नहीं बनते हैं वो अलग चीज़ है, कुछ लोग करते हैं, सेवा भी करते होंगे, ये हमारा इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि आप जहाँ भी हैं, ये सब टर्म समझ के बिजनेस कैसे हो सकता है ये समझ लेने के बाद, अपने पास कितने पैसे हैं, सरकार से बस कितना मिल सकता है, मुझे कितने पार्टनर मिल सकते हैं, और मेरे एरिया में क्या क्या असुविधा है जिसको मैं मेरी क्षमता के साथ पूरा करके पैसे भी कमा सकता हूँ, प्रतिष्ठा भी पा सकता हूँ और सेवा भी कर सकता हूँ। ये सोचना जरूरी है। ये जब भी आप बिजनेस शुरू करते हैं तो क्या होता है, हम मैकेनिकल वाले हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखना पड़ता है, तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है, और ये बैलेंस शीट क्या होती है, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसके बारे में भी मैंने लेक्चर लिए हैं पहले, और आज फिर से ले लूँगा। आज यहाँ तक रखते हैं, लेकिन ये केस स्टडी मैंने देखा है, ऐसे काफ़ी केस स्टडीज़ हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि आप जब भी कहीं जाएंगे, आपके अंदर साहसिकता है वो आपको लानी पड़ेगी। अगर आप साहसिक हैं तो आप अपने गांव की ग्रामीण औरतें हैं, ग्रामीण किसान हैं, खेत मजदूर हैं, उन सबको कुछ ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। अभी क्या है, कभी कभी मनरेगा में जाके उसको आराम से 2 रुपये चावल मिल जाता है, इसलिए कुछ आलसी हो गए, लेकिन बीड़ी पी के बैठते हैं और काम करते कराते हैं तो बोलते हैं भाई मेरा आर्थिक शोषण करते हैं, आप सिटी वाले हैं, पढ़े लिखे, मुझे ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कुछ होगा? कुछ लोग करेंगे आपको परेशान करने के लिए, दूसरा आदमी भी इसको पिला के कुछ बेच देगा। तो दुनिया में जीते हैं तो जीवन में संघर्ष तो आते ही रहते हैं, लेकिन अपने हाथ चलते रहने चाहिए। जिंदगी एक चक्की है, इसमें डालते रहेंगे तो आटा निकलेगा, बिना कुछ डाले हुए अगर आप चक्की घुमाओगे तो कुछ निकलेगा नहीं। हमें मालूम है कोई भी पंप घूमता है, अगर उसमें सक्शन वाल्व खराब हो चुका है या सक्शन आ ही नहीं रहा है और पंप घूमेगा तो पंप खराब हो जाता है, सिर्फ पावर खाएगा और पंप खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है पंप की कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन सक्शन में कुछ नहीं था, पानी होता तो वो डिस्चार्ज करता है। ठीक इसी तरह से हमें साहस है, लेकिन हमारी चक्की चलनी चाहिए, उसके लिए हमें कुछ जरूरी पर्यावरण तो तैयार है, हमें इनिशिएटिव लेना है। ये सोच के ये लेक्चर मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ ऑनलाइन। कोई भी सवाल है आप मुझे मेरे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर, और आपको जैसे मैंने बताया है, आपको वो फीडबैक है, इसके हिसाब से आपको कल मार्क्स सुबह से 11 बजे से देना शुरू कर दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।